प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ नरेशन। नरेशन को स्टार्ट जब भी किया जाए तो पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ें, हमें कुछ चीजें बेसिक जो पहले से पता होना चाहिए नरेशन को लेके, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नरेशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाएंगे तो क्या स्टेप्स होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे सिस्टमेटिकली, और जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाएंगे तो बेटा वैसे वही स्टेप्स सिस्टमेटिकली कैसे फॉलो करने हैं। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए जी, सबसे पहली बात समझे नरेशन है क्या अपने आप में बेटा। तो याद रखना, नरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये है हमारे पास एन आर्ट ऑफ नरेटिंग। नरेटिंग कह लो या एन आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन भी कह सकते हो उसको आप। किसी भी बातचीत को की कला को हम नरेशन कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। किसी भी बेटा बातचीत की कला को हम नरेशन कहते हैं, ध्यान देना। इसको प्यार से बेटा आप स्पीच भी कह सकते हो। क्या बेटा, प्यार से इसको आप स्पीच भी कहते हैं लोग बाग। स्पीच का मतलब वैसे भाषण होता है, ऑब्वियसली बात है सर, वही हम बात कर रहे हैं। और हमें पता है कि स्पीच के लिए कम से कम एक नहीं दो लोग की जरूरत होती है। किसी भी स्पीच के लिए दो लोग की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। अच्छा, जब हम नरेशन को समझेंगे यहाँ पे स्पीच को, तो इसके दो हिस्से होते हैं बेटा। कितने होते हैं? दो हिस्से होते हैं, ध्यान देना बेटा। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट स्पीच होता है। और एक होता है बेटा हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट स्पीच होता है। सबसे पहले हमें यही समझना है डायरेक्ट स्पीच होते क्या है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। देखो, डायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब ये है बच्चों, ध्यान समझना। डायरेक्ट स्पीच का मतलब किन्हीं दो लोगों की ओरिजिनल कन्वर्सेशन। जैसे मैं अगर अभी पढ़ा रहा हूं और आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे बोलूंगा आप बहुत इनोसेंट स्टूडेंट हो। अब ये जो मैंने आपको बोला कि यू आर वेरी इनोसेंट स्टूडेंट, ये हमारा एक ओरिजिनल कन्वर्सेशन है। गेटिंग माय पॉइंट। इसी को बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। इससे बेहतर एग्जांपल, आप कई बार जब बहुत अपसेट हो जाते हो करियर को लेके, तो गूगल वगैरह पे जाके मोटिवेशनल कोड ढूंढते हो, हाँ या ना मेरे भाई। जब आप मोटिवेशनल कोड ढूंढते हो ना बेटा, तो जो भी आप कोड देखते हो, अब की बार आखिरी बार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जो भी देखते हो तो ध्यान दिया होगा वो इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो जो भी स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमा में बंद हो बेटा, ध्यान देना, उसको हम बोलते हैं कोटेड स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? कोटेड स्टेटमेंट। और इसी कोटेड स्टेटमेंट को ही बच्चों बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब कि स्पीकर ने जो बोला एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट इसमें आएगा, लिसनर ने जो सुना एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट इसमें आएगा। तो कोटेड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कोटेड स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि किसी के द्वारा बोली गई एग्जैक्ट बात, एग्जैक्ट बात, ठीक है बेटा। ऑन द अदर हैंड हमारे पास होता है बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या होता है? ये बेटा मैनुअल स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? मैनुअल स्टेटमेंट होता है। मैनुअल स्टेटमेंट कहने का मतलब हुआ कि जो भी बात मैंने आपको बोली, अब आप जाए किसी और को बताओ, या मैं किसी और को बताऊं, या हमारे और बच्चा है वो अपने किसी और को हमारी बात को बताए, वो मैनुअलाइज होगी, कस्टमाइज होगी, उसमें थोड़ा चेंज। जैसे सपोज करिए मैंने आपसे कहा बेटा कि यू आर वेरी इनोसेंट बॉय। अब यही बच्चा अपने घर में अपनी मम्मी को बताओ, मम्मा सर ने मुझे कहा यू आर वेरी इनोसेंट बॉय, ये गलत होगा। अब वहां चेंज करेंगे कि सर ने मुझे कहा कि मैं इनोसेंट लड़का हूं। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो इनवाइट किया आपने यू को मैं चेंज किया बेटा, आई नो साइड प्रोटिस्टा भी थे, तो इन्होंने प्रोटिस्टा जो कि यूनिस। आपने जब बचपन में टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ा हो, 10th क्लास में आपने द प्रपोजल पढ़ा हो, या फिर आपने 12th में लॉस स्प्रिंग पढ़ा हो, तो आपने देखा हो जब दो लोग बातें करते हैं तो उस चैप्टर में जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है उसमें बहुत ज्यादा इन्वर्टेड कोमा और कोमा का यूज होता है, क्योंकि वो दो लोग की एक्चुअल कॉन्वर्सेशन है। गेटिंग माय पॉइंट। और जब हम आंसर लिखते हैं या समरी पढ़ते हैं बच्चों, वो होता है इनडायरेक्ट, थर्ड पर्सन होता है, उसमें इन्वर्टेड कोमा बहुत कम होते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर आपको वहां समझ में आया होगा। ओके बेटे, चलिए। डायरेक्ट स्पीच को पहचानने का सबसे बेसिक जो ट्रिक है, तरीका, वो ये, जिस जहां भी आपको दिख जाए बेटा इन्वर्टेड कोमा, तो नो डाउट बेटा वो आपका डायरेक्ट स्पीच है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। एक बेसिक सा एग्जांपल समझाता हूं आपको। यहां देखिए, मैंने यहां स्टेटमेंट लिखा, यू से टू मी आई एम वॉचिंग टीवी। ध्यान से देखना, ये जो स्टेटमेंट है, हमें सबसे पहला स्टेप यही है
पता करना है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है बेटा। जैसे मैंने स्टेटमेंट को देखा, यू से टू मी आई एम वॉचिंग टीवी, ये बेटा अपने आप में डायरेक्ट स्पीच। कैसे मालूम चला हमें? इस इन्वर्टेड कोमा से बेटा, इस इन्वर्टेड कोमा से पता चला कि सर जो लिखा हुआ है ये अपने आप में डायरेक्ट स्पीच है। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ठीक। अच्छा, जब भी आप डायरेक्ट स्पीच देखा, आपने पहचान लिया, देखा कि सर ये इन्वर्टेड कोमा का स्टेटमेंट है और ये डायरेक्ट स्पीच है, तो आप ध्यान रखना इसमें दो हिस्से होते हैं बेटा। एक हिस्सा इसका ये होता है कोमा तक, और एक होता है बेटा हमारे पास ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला। जो ये हमारे पास लिखा हुआ इधर बेटा, इसको हम बोलते हैं आरवी, और बेटा इसको हम बोलते हैं आरएस। ये वो वाला आरएस नहीं है जो आप समझ रहे हो जो दिल्ली में बैन है बाबूजी। ये है रिपोर्टेड स्पीच। क्या बेटा ये? हाँ, ये हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच बेटा। और ये हमारे पास क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ध्यान से सुनना बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में एक बहुत बेसिक सा अंतर वो देखो यहां पे छुप रहा है, रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग में। रिपोर्टिंग में लिखा हुआ आईएनजी है और रिपोर्टेड बेटा ईडी लगा हुआ है। इसको समझने के लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप अपने फोन में लिखा हुआ देखते हैं चार्जिंग, जब चार्ज पे लगाते हैं, और कई बार देखते हैं बाद में चार्ज लिखा होता है। चार्जिंग का मतलब चार्ज हो रहा है, हो रहा है, और चार्ज का मतलब हो गया, हो गया। हाँ या ना बेटा? तो इससे मैं समझ में आ रहा है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है ये घटना पहले हो चुकी है, कंप्लीटेड है, और रिपोर्टिंग वर्ब जो बेटा है वो उस घटना को बताता है। गेटिंग माय पॉइंट? याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब बेटा उस घटना को बता रहा है कि किसने कहा, किसको कहा, कब कहा, और रिपोर्टेड स्पीच होता है बेटा क्या कहा। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इसमें तीन एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले जो ये हमारे पास लिखा होता है इस वर्ब से, रिपोर्टिंग वर्ब से जो पहले लिखा होता है, इसको बेटा हम बोलते हैं यहाँ पे स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर। ये इस स्टेटमेंट को बोलने वाला यू है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? अच्छा, जो यहाँ पे जो भी नाउन प्रोनाउन लिखा पाएगा बेटा ये होता है हमारा लिसनर। क्या होता है बेटा? लिसनर। इसका मतलब इस स्टेटमेंट को सुनने वाला ये है। ओके बेटा? और जो ये लिखा हुआ से दिख रहा है हमें, से, ये हमारा बच्चों है रिपोर्टिंग वर्ब। किसका मतलब ये बात कब बोली गई, या ठीक है। तो जो ये स्टेटमेंट है ये यू ने बोला, मी ने सुना, और बेटा प्रेजेंट में बोला गया है। गेटिंग माय पॉइंट? इसी को, और जो ये पूरा लिखा हुआ हमारे पास दिख रहा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर बेटा, पूरे स्पीच इसको बोलते हैं व्हाट का रिप्लाई। क्या बच्चों? व्हाट का रिप्लाई। ठीक। इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा, ध्यान समझो। इस स्पीकर को हम बोलते हैं हु, किसने कहा। लिसनर को बेटा हम बोलते हैं हुम, किससे कहा। इसको बोलते हैं बेटा हम व्हेन, कब कहा। और इसको बेटा हम बोलते हैं व्हाट, क्या कहा। तो अल्टीमेट अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ये बेसिकली आपने थर्ड फोर्थ क्लास में हिंदी में पढ़ा होगा जब आप कोई चैप्टर पढ़ते थे, किसने कहा, किसको कहा, क्या कहा, कब कहा। ये आपके चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज होता था बेटा वहां पे लिखा होता था। बेसिक सी बात है बेटे, है ना? तो सबसे पहले हम ये समझना बहुत जरूरी है, जैसे हमने देखा डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में बेटा तीन बातें होती हैं हमारे पास, हु, हुम और व्हेन होता है। रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास एक और एक बेटा व्हाट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब इसी चीज को एक बात और समझो, जब भी आप इसको डिकोड करोगे, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे बेटा, तो स्टेप्स क्या है वो समझते हैं। हमने जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा आपके सामने, मैं दोबारा ले देता हूँ स्टेटमेंट। You say to me, I am watching TV। ये अपने आप में डायरेक्ट स्पीच है, नो डाउट। हमारे पास स्टेप्स क्या है? देखो बेटा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने के स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है, इसका पहचानिए नेचर ऑफ सेंटेंस। नेचर ऑफ सेंटेंस मतलब कि जो ये सेंटेंस यहाँ पे हमारे पास जो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, इसका नेचर क्या है, मतलब इसका टाइप क्या है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा सेंटेंस के टाइप। सेंटेंस के टाइप अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बता रहा हूं मैं। देखो बेटा, सेंटेंस के टाइप हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारे पास बेटा 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है हमारे पास बेटा, पहला होता है, ध्यान देना।
डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम कोई चीज आंसर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, फैक्ट बताते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद वर्ब और फिर बेटा ऑब्जेक्ट, ये है। इसका अगर आप एग्जाम्पल भी देखना चाहे तो इसका एग्जाम्पल हमारे सामने होगा, जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है बेटा, ये हो गया। दूसरा हमारे पास बच्चों टाइप क्या होता है, देखो दूसरा टाइप बेटा हमारे पास होता है इंटेरोगेटिव। क्या होता है बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ा जो उसका स्ट्रक्चर पहचानने का बेहतरीन तरीका वो क्या बेटा, ध्यान देना, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, क्या बेटा, और फिर हमारे पास मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दो बड़ी खास बातें ध्यान देना इंटेरोगेटिव में, दो बड़ी खास बातें हैं। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आप WH फैमिली से पहचान लोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो गलत बेटा। जरूरी नहीं कि अगर अगर WH फैमिली स्टार्टिंग में लिखा आ रहा है तो इंटेरोगेटिव ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाउ यू प्लेड आई नो, तो अब बताओ क्या ये इंटेरोगेटिव है? नहीं बेटा, ये इंटेरोगेटिव नहीं, ये डिक्लेरेटिव है। इंटेरोगेटिव को पहचानने का सबसे बेहतरीन जो तरीका हमारे पास यही है सर, कि हेल्पिंग वर्ब होगा सब्जेक्ट से पहले और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, हम इसमें WH फैमिली को भी ऐड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, WH फैमिली भी आगे आ सकता है, कोई भी यूज करो आप, है ना। इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा, आर यू वॉचिंग टीवी, आर यू वॉचिंग टीवी, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट आ गया। ठीक, तीसरा बच्चों हमारे पास सेंटेंस का जो टाइप होता है इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जहां पे हमारे इंप्रेशंस दिखते हैं, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, वार्निंग, प्रोहिबिशन, सजेशन, है ना बेटा। ये इसमें हम बेसिकली ऑर्डर किसी को देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को वार्निंग देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन है, कमांड है, ठीक है, ETC। इसकी खासियत क्या है बच्चों, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैंने कहा कम हेयर, मैंने कहा सिट डाउन, मैंने कहा डोंट लुक आउटसाइड। ठीक, तो ये ध्यान देना, ये इंपेरेटिव हो गया हमारे पास। फोर्थ हमारे पास होता है बेटा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ध्यान देना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें हम सडन एक्सप्रेशंस, सडन फीलिंग को लिखते हैं, सडन एक्सप्रेशन या फीलिंग को बताते हैं। इसकी खासियत है, इसके इस सेंटेंस बेटा आपको देखने को मिलेगा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या बेटा? एक्सक्लेमेटरी मार्क देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, कई बार WH फैमिली बेटा एक्सक्लेमेटरी की तरह काम कर देते हैं। जैसे हमने कहा व्हाट अ शॉट, व्हाट अ कैच, तो है तो WH फैमिली बेटा, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट बेटे? अच्छा, फोर्थ हमारे पास, फिफ्थ हमारे पास लास्ट होता है ऑप्टेटिव। क्या होता है बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब, हेयर वी टॉक अबाउट विश, यहां बेटा बात करते हैं विश की, पीने वाला विश की नहीं, विश, दुआ की बात करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? हाँ, यहां पे हम बात करते हैं किसी को लेके विश की, कर्ज की, करस नहीं, कर्ज की, ब्लेम की, प्रेयर की, ब्लेस की, ETC बेटा। जैसे हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम जियो हजारों साल, है ना। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए सेंटेंस के टाइप। अगर आपको ये नहीं पता तो बच्चों सिर्फ आप तुक्का ही लगा पाओगे, ध्यान देना। ठीक, वापस आइए। तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप, इस सेंटेंस के टाइप को पहचानना बहुत जरूरी बेटा। अगर आप ये नहीं पहचान पाएंगे तो ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप नरेशन पे अच्छी कमांड नहीं बना पाएंगे। फिर मेंस लेवल का क्वेश्चन हुआ या CPO का हुआ बेटा, वहां फंस जाएंगे। तुक्के भाई से एक दो ठीक कर देंगे बॉस, लेकिन आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास स्टेप क्या होता है, ध्यान देना। जैसे हमने सेंटेंस का टाइप पहचान लिया, अब हमारे को जो चेंजेस करने पड़ते हैं बेटा यहाँ पे, है ना, अब हमारे को जो चेंज करना पड़ता है वो है रिपोर्टिव वर्ब में। मतलब इस सेक्शन में हमें कुछ चेंज करना है, इस सेक्शन में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक,
सबसे पहले हम इसमें बदलेंगे बेटा क्या, कोमा बदलेंगे। कोमा को जो हम चेंज करते हैं उसका पूरा गेम बेटा इस पे डिपेंड है, टाइप ऑफ सेंटेंस पे। अगर आपको टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं पता होगा तो आप कोमा को सही से यूज नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल समझो, कई बच्चे रट लेते हैं दैट आएगा, अरे भाई दैट नहीं आएगा, वो डिक्लेरेटिव है तो इसलिए दैट आएगा। इंटेरोगेटिव होता तो बेटा इफ वेदर भी आ सकता था, डब्ल्यूएच फैमिली भी आ सकता था। अगर इंपेरेटिव होता तो टू आता बेटा, एक्सक्लेमेटिव होता तो अलग आता। तो ये पता होना को बहुत जरूरी है, सेंटेंस का टाइप। ठीक। तीसरा हमारे पास होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब बच्चे ये भी रट लेते हैं कि सर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे हमारे पास लिखा हुआ है से, तो ये से को बच्चे क्या करेंगे, टोल्ड या टेल। अरे नहीं बेटा, जरूरी नहीं है कि से का टेल बनेगा या से का से ही रहेगा, आस्क भी बनता है। ठीक है बेटा, कई बार वहां पे रिक्वेस्ट भी बन सकता है ना भाई, तो ऑर्डर भी बन सकता है। वो सेंटेंस के टाइप पे डिपेंड, सेंटेंस के टाइप पे डिपेंड। गेटिंग माय पॉइंट बेटे? तो इसका मतलब इसका भी रिलेशन इसी सेंटेंस के टाइप से ही है, ध्यान रखना बच्चों। अगर आपको सेंटेंस का टाइप नहीं पता होगा ना तो आप गलती कर देंगे, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक। चौथा हमारे पास याद रखना, स्पीकर और लिसनर, इनको हम चेंज नहीं करते हैं। क्या भाई? स्पीकर और लिसनर को बच्चों याद रखना, नो चेंज। क्या बेटा? नो चेंज। क्योंकि अगर हमने स्पीकर और लिसनर को चेंज कर दिया तो मीनिंग हमारी बेटा क्या हो जाएगी, मिस इंटरप्रेट हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और हमें नरेशन मीनिंग को चेंज नहीं करना होता है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लो कि एक बच्ची है, उसके मम्मी पापा का कल वेडिंग एनिवर्सरी था और वो अपने घर अपने पेरेंट्स के लिए दो बुके लेके गई, दो बुके लेके गई। एक पापा मम्मी को देंगे, एक मम्मी पापा को देंगे, और वो वीडियो बनाएगी। और पापा ने मम्मी को बुके देते हुए कहा फ्लो फ्लो में, यू आर माई वाइफ, यू आर माई लाइफ, आई कांट लिव विदाउट यू। अब यही बात वो बच्चे अपने फ्रेंड्स को बताएगी जाके कि कल मेरी मम्मी पापा का एनिवर्सरी था और पापा ने मम्मी को ऐसा बोला। अब वो उसको बोलना था, पापा ने बोला, मम्मी ने सुना। तो पर यहाँ पे उसने क्या किया, लिसनर को चेंज कर दिया, लिसनर को चेंज कर दिया। उसने बोला माई फादर सेड टू माई नेबर आंट, माहौल सेट हो गया, है ना भाई। अच्छा, अब स्पीकर को चेंज कर दे, माई नेबर अंकल सेड टू माई मॉम, मामला गलत हो गया बेटा। इसीलिए कभी भी हम स्पीकर और लिसनर बेटा इनको चेंज नहीं करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट बेटे? अब हमारे को जो चेंजेस करने हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में करने, ध्यान देना। पांचवा चेंज हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बेटा यहां पे चेंज करेंगे, ध्यान देना। ठीक। पहला चेंज हम प्रोनाउन करेंगे। छठा नंबर का हमारा इसमें चेंज होगा बेटा वो होगा टेंस होगा। और सातवां चेंज बेटा इसमें एडवर्बियल चेंज। क्या होगा बच्चों? एडवर्बियल चेंज होगा। ठीक, ध्यान देना इन बातों का। तो ये आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन में क्या लिखा हमारे पास, डिक्लेरेटिव है बॉस। तो अगर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा तो कोमा के बदले बेटा पहले आया दैट। क्या आया बच्चों? दैट। हाँ या ना? फिर हमने देखा से टू है बेटा, यहाँ पे आएगा टेल। क्या आएगा? टेल। अच्छा, ये टेल कब आता है कब नहीं आता है, ये भी एक सवाल मन में बन सकता है आपके कि सर हर बार टेल आएगा क्या से के बदले, या हर बार सैड के बदले टोल्ड आएगा क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। अब बच्चे इसके लिए क्या करते हैं, एक रट्टाफिकेशन याद कर लेते हैं। एक रट्टाफिकेशन है वो याद कर लेते हैं ऐसे, देखो बेटा बच्चे इसके लिए एक रट्टाफिकेशन याद कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या है देखो, उनके मन में ना एक रट्टाफिकेशन ये होता है कि से होगा तो से का से रहेगा, और से टू होगा तो टेल बनेगा, सेज होगा तो सेज का सेज रहेगा, लेकिन अगर सेज टू होगा तो टेल्स होगा, सैड होगा सेड का सैड रहेगा, और अगर सेड टू होगा टोल्ड बनेगा, विल से होगा तो विल से का विल से ही रहेगा, बट अगर विल से टू होगा तो विल टेल बनेगा। देखो बेटा ये ऐसे करके ना हम, तो इस तरीके से आप करोगे बेटा, तो इस तरीके से बेटा आप बेसिक क्वेश्चन तो कर जाओगे, तो बेसिक क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, लेकिन अच्छे लेवल क्वेश्चन में फंस जाओगे। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, मैं लिख देता हूं पे, मैंने लिखा यहाँ पे मोहन सैड रमन यू आर माई फ्रेंड, यू आर यू प्ले वेल, यू प्ले वेल। अब बताओ भाई बेटा इस सैड को क्या करोगे, टोल्ड करोगे नहीं करोगे? इसमें तो कहीं टू नहीं है, इसमें तो कहीं टू नहीं है बॉस, तो आप सैड को सैड रन दोगे। लेकिन नहीं बेटा, यहाँ भी टोल्ड आएगा। क्यों आएगा वो तो मैं एक्चुअल समझाता हूँ। देखो होता ये है बेटा, हमारे को समझना जो है कि सर यहाँ पे सैड
और टोल्ड में क्या अंतर है समझो। यहाँ पे आप से भी समझ सकते हैं और यहाँ टेल भी समझेंगे, फॉर्म बेटा है ना। एक्चुअली ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है और ये भी बेटा ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान देना दोनों के दोनों ट्रांजिटिव वर्ब, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन ये जो ट्रांजिटिव हमारे पास वर्ब है बेटा, ये मोनो ट्रांजिटिव। क्या बच्चों, ये मोनो, मोनो मतलब एक। तो सेड के बाद कोई एक ही ऑब्जेक्ट लेगा मैक्सिमम, या तो हुम ले या वट ले, कोई एक ही आएगा, ध्यान देना बेटा। लेकिन जो टोल्ड होता है ना बच्चों, ये होता है डबल ट्रांजिटिव। क्या होता है, डाई मतलब दो। इसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे, हुम भी आएगा और वट भी आएगा। ये आपको समझना था, आपको बेटा यही समझना था मेन पहले, कि इसमें एनी वन, इसमें क्या आएगा, एनी वन आएगा, और इसमें बेटा क्या आएगा, बोथ आएंगे दोनों। अब देखिए अगर आपके स्टेटमेंट में ये तो हमारे पास क्या हुआ, बोलने वाला हु हुआ, ठीक है। ये हमारे पास पूरा क्या हुआ, ये तो बेटा वट हुआ, हाँ या ना। और ये हमारे पास कौन है, वोकैटिव में लिसनर है बेटा, तो ये हमारा हुम हुआ। अब देखिए हमारे पास तो दोनों आ गए, हुम भी आ गया और वट भी आ गया, तो ऑटोमेटिक बेटा यहाँ पे टोल्ड आएगा, और सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव भी है तो टोल्ड आना चाहिए। लेकिन यही बच्चे रट लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को और वो यहाँ फंस जाते हैं। और एग्जाम में एक ऑप्शन ऐसा होगा जहां पे लिखा होगा कि मोहन सैड रमन, और वो गलती कर बैठेंगे। इसीलिए बेटा इसको आपने पढ़ रखा है, नो डाउट, कोई नहीं, ठीक है, लेकिन आप इस पे काम करें बेटा, इससे चलना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटे, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो इससे हमने ये भी समझ लिया कि यहाँ पे टेल आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो बेटा ये हुम का रिप्लाई लिसनर हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास वट का रिप्लाई हो गया। ठीक बेटा, दो लोग कभी नहीं बदलेंगे, ना तुम और ना मैं, तो ये स्पीकर और लिसनर को ऐसे ही छाप दिया जाए, यहां तक की कहानी सॉल्व हो गई, हाँ या ना बेटा। अब सवाल उठता है कि सर ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे, है ना भाई। प्रोनाउन का भी बच्चों ने एक रटाफिकेशन लगा रखा होता है, इस तरीके से देखो, प्रोनाउन का भी बच्चे रटाफिकेशन लगा लेते हैं, वो ऐसा पढ़ के चलते हैं, रटा बचपन में रटा होता है उन्हें, कि एक होता है SAON 1 2 3, और ये हुआ आपका RS बोले तो रिपोर्टेड स्पीच, ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। वो ये रटते हैं कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा, इनवर्टेड कोमा के अंदर अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे, सब्जेक्ट से बदलेंगे, हाँ या ना। अगर सेकंड होगा तो उसको ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, और थर्ड होगा तो एन का मतलब नो चेंज। लेकिन ये नो चेंज क्यों हुआ, ये भी समझना बहुत जरूरी है, और ये चेंज कैसे हो रहे, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखो बेटे, एक्चुअल में इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या समझो, कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन आपने पढ़ा होगा, बेसिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, ध्यान देना। नंबर ऑफ पर्सन में इसका लॉजिक छुपा हुआ है। नंबर ऑफ पर्सन पे हमारे पास एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है हमारे पास थर्ड पर्सन। तीन पर्सन होते हैं बेटा। फर्स्ट पर्सन होता है हमारे पास आई और वी, क्या होता है बेटा, आई और वी। सेकंड होता है बेटा हमारे पास यू, और थर्ड होता है हमारे पास बेटा, जैसे सोनू किसी का नाम लिख दिया हमने, एक लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वस्तु है तो इट, और एक से ज्यादा है तो दे। ठीक है भाई, ETC लगा दिया हमने। लो, हमें एक बहुत बेसिक सी बात पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो एक्चुअल में स्पीकर होता है, क्या होता है, बोलने वाला। सेकेंड पर्सन होता है हमारे पास लिसनर होता है, सुनने वाला, और थर्ड पर्सन होता है नॉन एक्टिव। क्यों भाई, क्योंकि एक बातचीत में, किसी भी एक बच्चों बातचीत में दो ही लोग तो एक्टिव होते हैं। अगर इस क्लास में मैं बोल रहा हूं तो सुन रहा है ना तू, तुम सुनने वाले हुए, हाँ या ना। हम दो ही लोग तो क्लास में बेटा एक्टिव है, सही है गलत। तो इंटरचेंज कौन होगा, दो ही लोग होंगे। अच्छा, स्पीकर और लिसनर बेटा ये एक्टिव होते हुए, ध्यान देना। अगर क्लास में मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे आंसर बताएंगे, तो इंटरचेंज हम दो लोग होंगे। जब मैं बोलूंगा मैं स्पीकर, आप सुनेंगे, आप लिसनर, आप रिप्लाई करेंगे बोलेंगे तो आप स्पीकर, मैं लिसनर। ठीक है बेटा, तो इसीलिए ये दो ही चेंज होते हैं हमारे पास, स्पीकर और लिसनर वाले, है ना। ये चेंज थर्ड पर्सन नॉन एक्टिव होता है, नो चेंज बेटा। जैसे मैंने कहा आज राधिका नहीं आई, तो राधिका ने कुछ सुना, कुछ रिप्लाई किया नहीं, तो नॉन एक्टिव हमारी बातचीत में बस यूज हो रहा है नाम का, बाकी वो एक्टिव नहीं है, ना बोल रही ना वो सुन रही बेटा। तो ये मैं पहले बेसिक्स पता होना चाहिए। अब आपके सामने इसका एग्जांपल दिखाता हूं कुछ, जैसे मैं यहाँ पे लिखा, यू से टू मी आई एम इल, एक एग्जांपल ये लिया हमने। दूसरा लिया हमने, यू से टू मी यू आर इल, दूसरा एग्जांपल हो गया ये। तीसरा, यू से टू मी
ही इज इल, 3 हो गए। ध्यान देना, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें जरा देखो बेटा कौन सा पर्सन है, ये आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन बेटा हमारा होता है स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर। तो बेटा इस स्टेटमेंट का स्पीकर कौन है? ये है। इससे चेंज होगा, यहाँ यू आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, ये कौन सा बेटा हमारे पास सेकंड पर्सन है, ये कौन था बेटा? इस स्टेटमेंट का लिसनर। इसका लिसनर कौन है? ये है बेटा। इसको मी को यहाँ आई कर देंगे बेटा, हाँ या ना? और ये हमारे पास है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन था बेटा? क्या इस स्टेटमेंट को ये बोल रहा है? नहीं। कोई सुन रहा है? नहीं। थर्ड मतलब लिसनर हुआ, लिसनर नॉन एक्टिव, तो इसको बेटा ऐसे ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। बेसिक सी बात है मेरे भाई। इससे भी आसान और समझो, जैसे यहाँ पे बोल कौन रहा है? यू। सुन कौन रहा है? मी। अब यू ने एग्जैक्टली क्या बोला? आई एम इल। आई एम इल। बेटा बताओ बीमार कौन है, यू या मी? ऑब्वियस सी बात, अगर यू बोलेगा आई एम इल तो यू ही बीमार होगा। अच्छा, अब यू ने कहा यू आर इल, यू आर इल। अब बताओ बीमार कौन है, यू या मी? सुनने वाला बीमार हुआ। अब यू ने कहा ही इज इल, ही इज इल। अब बीमार कौन है? ना तो ये ना तो ये, कोई और है वो बीमार है। तो बेसिक सी बातें हमें यही पहले समझनी पड़ती है बेटा। ठीक है बच्चों, आइए वापस। अब तो यहां पे लिखा हुआ हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज करेंगे यू से। ये स्पीकर हमारा कहाँ है इसमें? ये स्पीकर इस स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे आ गया यू का यू आ गया भाई। अब अगला चैलेंज हमारे सामने होता है टेंस को चेंज करना। क्या भाई? टेंस को चेंज करना। ध्यान समझना, टेंस को चेंज करने का तरीका क्या है, समझा जाए इसको भी बेटा। देखिए, हमें यहां पे समझना पड़ता है कि अगर जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर ये प्रेजेंट में है, किसमें है? प्रेजेंट में है, बोले तो कोई भी टेंस हो, या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में बेटा ध्यान देना। तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होगा बेटा, ये नो चेंज रहेगा, ऐसे कि ऐसे ही रहेगा, नो चेंज रहेगा। पता है क्यों? पता है क्यों बॉस? समझो एग्जांपल से। जैसे समझो, मैं एग्जांपल प्रैक्टिकली, मैं तुमसे कहता हूं, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट है, हाँ या ना? मैं तुमसे कहता हूं कि कल मैं बीमार था। बात सही या गलत? लॉजिकली सही है बॉस। कि कोई भी इंसान अपने प्रेजेंट में अपनी पास्ट की बात को बता सकता है कि कल मैंने क्या किया, मैं आपको बता सकता हूं अभी। अगला, मैं तुमसे कहता हूं, फिर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, कि मैं आज बीमार हूं। ये रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट है, तो ठीक हुआ। मैं प्रेजेंट में अपनी प्रेजेंट की बात को बता सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हुई बॉस। ठीक। मैं तुमसे कहता हूं कि कल मैं नहीं आऊंगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है और रिपोर्टेड स्पीच बेटा हमारे पास फ्यूचर है। मैं तुमसे कहता हूं कि कल मैं नहीं आऊंगा, ये बात ठीक अपने आप में। मैं कल क्या करूंगा नहीं करूंगा ये बता सकता हूं, है ना भाई? अच्छा, तो इसीलिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस लिखा अपने आप में ठीक होता है, लाजमी है, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल, आज तारीख कितनी है? आज तारीख बॉस हमारे पास है 20। मैं तुम्हें अगर कहूं, मैं तुमको 22 को बताऊंगा कि मैंने 15 तारीख को छुट्टी क्यों ली थी, सही है गलत? आप मुझसे आज पूछ रहे हो सर 15 को क्यों नहीं आए थे, तो मैंने कहा मैं ये बात तुम्हें 22 तारीख को बताऊंगा कि मैं 15 को क्यों नहीं आया था। लॉजिकली सही है सर, हाँ या ना? अच्छा, अब मान लो सपोज करो मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, और तुम सर क्यों नहीं पढ़ा रहे, मैं कहूंगा तुमको बात मैं 22 तारीख को बताऊंगा कि अभी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं। ऑब्वियस सी बात, ये भी बात लॉजिकली है, ठीक है सर। अब आपने पूछा सर आप बताओ 26 तारीख को आओगे कि नहीं आओगे, और ये बात मैं 23 तारीख को बताऊंगा कि मैं 26 को कितने बजे आऊंगा, जल्दी आऊंगा या लेट आऊंगा, ये भी ठीक है भाई। तो जो चीजें लॉजिकली ठीक लग रही हैं, बोल पा रहे सही है, वो उसमें चेंज क्यों करना भाई? बात समझ में आ गई? इसीलिए रिपोर्टिंग में प्रेजेंट फ्यूचर होगा तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा टेंस चेंज नहीं करते बेटा। लेकिन अगर ये हमारे पास पास्ट में हुआ, तो बाबूजी यहां पे सब कुछ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज, क्या भाई? कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करना होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग चेंज क्या होता है समझो बेटा। जैसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने तुमको 19 तारीख को बताया कि मैं 20 तारीख को बीमार हूं, सही या गलत? मैंने तुमको 19 तारीख को बताया कि मैं 20 तारीख को बीमार हूं, तो कोई इंसान अपने पास्ट में ही बता देगा क्या कि प्रेजेंट में वो क्या है क्या नहीं है? तो इसीलिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट हुआ
तो रिपोर्टेड स्पीच बेटा पास्ट ही होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। और जब ये प्रेजेंट नहीं बन पाया तो फ्यूचर का बनेगा। तो इसीलिए बेटा अगर रिपोर्टिंग में हमारा पास्ट होता है तो यहां पे बेटा कोरस्पॉन्डिंग चेंज हमें टेंस को करना पड़ता है। अब ये कोरस्पॉन्डिंग चेंज क्या होता है समझो। जैसे आपको याद होगा आज से 2 साल पहले गुजरात के कप्तान कौन था, हार्दिक पांड्या, और उसमें गुजरात आईपीएल जीती थी। तो नेक्स्ट ईयर अंबानी साहब ने उनको बुला लिया, भाई मुंबई में आ जाओ। तो वो रेडी हो गया आने के लिए हार्दिक पांड्या, लेकिन उसने कंडीशन रखी कि सर मैं आपकी टीम में आ तो जाऊंगा मुंबई इंडियन में, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि मैं अपनी कोरस्पॉन्डिंग पोस्ट पर आऊंगा। मतलब अगर मैं वहां भी कप्तान था गुजरात में तो बाबूजी यहां भी कप्तान बनूंगा। बात समझ में आ गई। इसका एग्जांपल एक और हमारे पास है सर, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जब तेजस्वी के साथ थे गठबंधन में तो वहां भी मुख्यमंत्री थे, और जब एनडीए की सरकार में उन्होंने गठबंधन कर लिया तो वहां भी मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने पार्टी तो बदली पर अपनी पोस्ट नहीं बदली। तो वही होता है कोरस्पॉन्डिंग चेंज। मतलब अगर हमारे पास कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है डायरेक्ट में, तो जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे बेटा तो ये भी इंडेफिनिट रहेगा बट पास्ट का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, पास्ट। अगर कोई हमारे पास प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में है तो बेटा ये भी कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा लेकिन पास्ट का बन जाएगा। किसका, अगर कोई हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में है डायरेक्ट में, है ना बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो बेटा यहां भी ये क्या रहेगा, परफेक्ट ही रहेगा लेकिन पास्ट का। अगर ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, कोई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बेटा यहां बनेगा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा अगर वो पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको एक और पास्ट में ढकेल देंगे, पास्ट परफेक्ट कर देंगे। अगर वो पहले से ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो बेटा उसको एक और पास्ट कर देंगे, एक छोड़ के एक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मेरे बच्चों अगर बच्चों पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है, पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है तो उसको अब चेंज नहीं करेंगे, इससे ज्यादा और हम पास्ट नहीं जा सकते। हम पास्ट परफेक्ट से और ज्यादा पास्ट नहीं जा सकते। क्यों भाई, पता है किसी को? अगर लोगों पहले से ही अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो भी नो चेंज। हम बच्चों पास्ट परफेक्ट से ज्यादा और पास्ट क्यों नहीं जा सकते जानते हो आप? क्योंकि इससे ज्यादा और पास्ट टेंस में नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको अपना नाम पता है मोहन, आपको अपने पिताजी का नाम पता है रमन, पर मैं पूछूं आपको अपने दादाजी का नाम पता है, बोलोगे हाँ जी अंकित। उनके पिताजी का नाम अब बहुत कम को पता होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है सर, कि हमें अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने दादा का नाम तक तो इजीली सबको याद होगा, पर उनसे पीछे याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो टेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट पहला पास्ट स्टार्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट दूसरा पास्ट, एंड पास्ट परफेक्ट उससे और पास्ट, लेकिन इससे ज्यादा और पास्ट हम नहीं जा पाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने ये टेंसेस के सीक्वेंस को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो टेंस चेंज नहीं होगा बेटा, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में लिखा है तो हम भी इसको ऐसे रहने देंगे, यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग टीवी। ठीक, तो बेटा ध्यान देना, ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपसे बहुत ही रेयरली कोई मिस्टेक्स होंगी और बहुत तेजी से आपके आंसर निकलेंगे और ऑथेंटिकली निकलेंगे। ठीक है बेटा। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो के सेशन को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है वाकई तो आप लाइक जरूर करना, दोस्तों को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।